Welcome back in my YouTube channel Mega Mind Uteria. In previous lecture we have studied about electric flux and today our topic is Gauss law. बच्चों इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझा था और आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ को समझते हैं। सपोज देयर इज ए चार्ज Q। मान लेते हैं कि एक आवेश है Q और यह अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। दिस इज आवर क्लोज सरफेस। यह चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा। हमने पढ़ा था कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी एक क्लोज सरफेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हमने सपोज किया यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस है ds and this is direction of electric field intensity and there is a area vector A and the angle between them is 0 degree। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा था। जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्लोज इंडिकेशन इनटू ds के बराबर होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ADS cos थीटा। तो जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस के लिए वो ADS cos थीटा के इक्वल होता है। बट इन दिस लेक्चर गॉस लॉ में गॉस साहब ने बताया था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Gauss's law the net electric flux linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। गॉस साहब ने हमें बताया था कि किसी क्लोज सरफेस के लिए जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वह चार्ज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के किसी बंद पृष्ठ के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर के चार्ज के 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। यानी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। यानी जो नेट फ्लक्स होगा फाई इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 1 by epsilon naught into q। q इज इनसाइड। यह जो चार्ज है वो इनसाइड चार्ज है। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अंदर के जो चार्ज है उसके 1 by epsilon naught टाइम्स के बराबर होता है। यही गॉस लॉ है। This equation may also written as, यहाँ हम देखते हैं फ्लक्स जो होता है वो EDS cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q। दिस इज आवर गॉस लॉ। यह हमारा गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ ध्यान रहे बच्चों, गॉस लॉ एक क्लोज सरफेस के लिए होता है और इसमें जो चार्ज होते हैं वो इनसाइड चार्ज लिए जाते हैं। इनसाइड मतलब अंदर के चार्ज को लिया जाता है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देखते हैं हम लोग। गॉस लॉ से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको समझते हैं। सबसे पहले तो गॉस लॉ जो होता है वो एक क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। यानी गॉस लॉ is true for a closed surface।
अगर सरफेस ओपन है तो कुछ फ्लक्स सरफेस के बाहर निकल जाएंगे, गॉस लॉ में वहां पे एरर आ जाएंगे, इसलिए जो गॉस लॉ होता है वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। दूसरी जो पॉइंट है हमारे पास, देखो ऑल द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस considered as considered in making electric flux, in making इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मतलब है जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होता है वही फ्लक्स को बनाता है। दैट चार्ज रिस्पॉन्सिबल दैट इज इनसाइड द सरफेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फ्लक्स। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस में हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, एक चार्ज यहाँ पर है Q4। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जो चार्ज सरफेस के अंदर है उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चार्ज इनसाइड जो चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। जैसे इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग, सपोज कर लें हमारे पास ये बाहर का जो चार्ज है वो फ्लक्स नहीं बनाता है। चार्ज जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है और एक चार्ज यहाँ पे है प्लस Q, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रांसमिट करेगा ऐसे। तो देखते हैं यहाँ पे दो सरफेस लेते हैं, एक सरफेस एरिया ये और एक सरफेस एरिया यहाँ पर ये ले लेते हैं। जरा देखो बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब पता है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ईडीएस अगर निकालें हम, ईडीएस कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें मिलेगी ईडीएस कॉस 180, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 180 है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा हमको सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, जो फ्लक्स एट सरफेस 1 जो होगा वो निगेटिव होगा, तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो सरफेस 1 पे जो फ्लक्स होगी वो निगेटिव होगी। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री होंगे और जो फ्लक्स होंगे फाइव वो होते हैं ईडीएस कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ईडीएस, और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, अर्थात यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव और यहाँ फ्लक्स निगेटिव। तो नेट फ्लक्स बच्चों, नेट फ्लक्स इसका 0 रहेगा। इसलिए मैंने सपोज किया, इसलिए मैंने बताया कि जो गॉस लॉ होता है वो चार्ज आउटसाइड जो चार्ज होते हैं उसके लिए ट्रू नहीं होते हैं, उसके लिए वैलिड नहीं होते हैं। चार्ज, हाँ ये चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इन मेकिंग फ्लक्स दिस outward charges from the surface is not responsible, यानी जो चार्ज सरफेस के बाहर होता है, पृष्ठ के बाहर होता है, वो फ्लक्स का निर्माण नहीं करता है या नेट फ्लक्स उसका 0 हो जाता है। हमने देखा जो चार्ज होगा वो केवल जो नेट फ्लक्स होगा वो चार्ज इनसाइड के कारण ही होगा, जो चार्ज अंदर है उसी कारण फ्लक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, फ्लक्स इज only due to inside charge, but electric field
is but electric field is due to both inside and outside charges। यानी फ्लक्स केवल इनसाइड चार्ज की वजह से होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बच्चों आउटसाइड और इनसाइड दोनों चार्ज के कारण होता है। और थर्ड पॉइंट इज, हमारा तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend on shape and size of the surface। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पृष्ठ के सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमारे पास सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक शेप ऐसा है, एक शेप ऐसा है। जैसे सपोज कर ले हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है और बच्चों एक सपोज कर ले कोन है। तो ये शेप कैसा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज यहाँ क्यू है, क्यू तो शेप कैसा भी हो बट क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज 3D सरफेस होना चाहिए। उस चार्ज जो सरफेस के अंदर है उस पर हमारा फ्लक्स डिपेंड करता है। इसके अलावा साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये हमारा चार्ज हो गया, सपोज करें एक ये है, एक थोड़ा सा बड़ा साइज का स्फीयर है, एक इससे ही बड़ा साइज का स्फीयर है। इस पे भी हमारा फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम आगे देखेंगे कैसे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है गॉस थ्योरम फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉस थ्योरम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसको भी आगे समझते हैं कैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। जो हमारा पांचवा टॉपिक है we use Gauss theorem with symmetrical surface to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड। E एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। ये हमारे पास टॉपिक हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड। यहां तक बच्चों क्लियर है? आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। अब देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ्स ऑफ गॉसेस लॉ। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज Q है और यह अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है।
This is the electric field around the charge. Consider there is a charge Q, charge plus Q, and it makes and electric field in all direction consider an imaginary surface drawn in the shape of a sphere such that charge Q lies at its center and its radius is R and surface area is 4 pi r स्क्वायर। देखते हैं, हमने एक चार्ज प्लस क्यू सपोज किया जो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मेशन करता है और इसके चारों तरफ हमने इस लोकेशन पर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया जिसकी रेडियस r है और इस स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, 4 पाई r स्क्वायर। हमने ये इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और देयर इज एरिया वेक्टर, सपोज कि हमने यहाँ पे स्मॉल एरिया ds है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। यहाँ दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो बच्चों इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r स्क्वायर, ये हम जानते हैं। एंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू a small surface is d phi and it is equal to closed integration of e ds cos theta। here ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds cos 0 डिग्री 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कंप्लीट spherical surface is phi and this becomes, ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर और ds का इंटीग्रेशन s और ये हम जानते हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर और s की जो वैल्यू होती है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो जो नेट फ्लक्स मिला फाई नेट वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये छोटा सा एक प्रूफ था गॉस लॉ का। गॉस लॉ जो होता है उसके लिए जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो देखते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखिए हमारे पास सपोज करें एक स्फेरिकल शेप है, ये स्फेरिकल शेप है और यहाँ पे कोई चार्ज प्लस क्यू है। तो इस चार्ज के कारण बच्चों, इस चार्ज के कारण सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे ऑल डायरेक्शन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होगी वो इनसाइड चार्ज की वजह से होती है, तो इसके कारण फ्लक्स जो होगा वो फाई इलेक्ट्रिकल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। जैसा कि हम लोग को कुलॉम साहब ने बताया है, जो फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। लेकिन सपोज करें अगर इस स्फीयर के जगह पर, ये किसके लिए है बच्चों, स्फीयर के लिए, अगर स्फीयर के बजाय हमारे पास एक हेमी स्फीयर हो, हेमी स्फीयर हो, जैसे मान लें ये हमारा हो गया हेमी स्फीयर और हमने चार्ज को यहाँ पे रखा, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में जाएंगे, इधर भी ऑल डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल इधर भी होंगे, सभी दिशाओं में होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस हेमी स्फीयर को लिंक कर पा रहे हैं और हाफ जो है वो निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ आधे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगी वो स्फीयर के कंपेयर में हाफ हो जाएगा, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी फाई वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लगा देंगे 2, यानी हाफ हो गया। यानी स्फीयर के कंपेयर में जो हेमी स्फीयर का फ्लक्स होगा वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। दिस इज फॉर हेमी स्फीयर। ये हो गया हेमी स्फीयर की वजह से। तो हम देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाफ लिंक करें तो उसकी फ्लक्स भी हाफ हो जाती है। अब देखते हैं एक क्यूब की बात करें। हमारे पास एक सपोज करें क्यूब है, ये एक क्यूब है और बच्चों यहाँ पे जो चार्ज है वो सपोज कर लें सेंटर पे है यहाँ पे, और ये साइड इसकी हो गई ए, हमने मान लिया इसकी साइड क्यूब की ए है, सेंटर पे चार्ज है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शन में निकालेगा। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने डायरेक्शन में गए, तो हम जानते हैं कि ये क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 डायरेक्शन में कह सकते हैं कि 6 फेसेस से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक कर रहे हैं। तो जो फ्लक्स होगी, फ्लक्स इस चार्ज की वजह से जो क्यूब का फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फ्लक्स होगा जो 6 फेस से लिंक कर रहे हैं, यानी कि क्यूब का जो फ्लक्स होगा किसके लिए होगा, फ्लक्स जो होगा वो 6 फेसेस के लिए होंगे, 6 फेसेस के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन अगर इनकेस हम मान लें कि ये सिर्फ एक सरफेस से हमको देखा जाए, जैसे मान लें ये सरफेस से फ्लक्स कितना पास कर रहा है,
ये नीचे वाला जो सरफेस है ये, हाँ ये सरफेस, इसके कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 6 फेसेस से Q/ε0 है, तो 1 फेसेस से कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस से Q/ε0 है, तो ये फ्लक्स जो 1 फेसेस से हो जाएंगे, 1 फेस से जो फ्लक्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे Q/ε0/6, इतने फ्लक्स हो जाएंगे एक सरफेस से। लेकिन अगर चार्ज सेंटर पे ना होकर इसके कॉर्नर पे हो, क्यूब के कॉर्नर पे हो, तब क्या होता है, देखते हैं इसे। जैसे एक हमारे पास क्यूब है, चार्ज इसके कॉर्नर पे है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके कॉर्नर पे है, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा, जो इस क्यूब से लिंक होने वाले फ्लक्स होंगे वो कितने होंगे, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखें बच्चों, यहाँ पे जो फ्लक्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इधर जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसके अलावा ये इधर भी निकल रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक क्यूब के कॉर्नर पे है, ये चार्ज एक क्यूब के कॉर्नर पे है, तो ये जो चार्ज होगा वो अपने नेबर्स कितने क्यूब से अटैच्ड होगा। तो देख लेते हैं, एक क्यूब तो सपोज करो बच्चों यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, एक क्यूब यहाँ पे है, ये हो गया, एक क्यूब तो यहाँ पे है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और एक क्यूब जस्ट इसके ऊपर होगा, यहाँ पे एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब इसके ऊपर होगा, इस वाले क्यूब के जस्ट ऊपर दूसरा क्यूब, एक तो इसके ऊपर होगा तीसरा क्यूब, तो 4 क्यूब तो इसके सामने हो गए, 4 क्यूब इसके सामने हो गए, तो और 4 क्यूब क्या होंगे, इसके जस्ट पीछे होंगे। ऐसे देखें, एक क्यूब 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर एक और 4, और 4 इसके पीछे। तो हम कह सकते हैं ये जो चार्ज है प्लस क्यू वो 8 क्यूब से लिंक है, यानी कि चार्ज क्यू एट कॉर्नर्स linked with 8 क्यूब्स। और हमको फ्लक्स चाहिए किससे, सिर्फ एक क्यूब का फ्लक्स चाहिए कि इस क्यूब से कितने फ्लक्स आएंगे, तो 8 क्यूब से कितने हो गए, जो फ्लक्स होगा 8 क्यूब का वो हम जानते हैं Q/ε0 है, तो सिर्फ एक क्यूब के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू 1 क्यूब, ये हो जाएगा Q/ε0/8, इतने फ्लक्स हो जाएंगे एक क्यूब से। सिर्फ ये क्यूब से लिंक होने वाले फ्लक्स के जो नंबर होंगे, फ्लक्स जो वैल्यू होंगे वो Q/8ε0 हो जाएंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। एक ऐसा सपोज कर ले, एक और कंसिडर करते हैं हम, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा प्लस क्यू, एक चार्ज हमने यहाँ रखा माइनस क्यू, ठीक है, 2 चार्जेज यहाँ पे हैं, तो और ये सरफेस है, तो बताएं यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जो फ्लक्स कूलॉम साहब ने हमें बताया था कि फ्लक्स जो होगा वो इनसाइड के टोटल नेट चार्ज, तो नेट चार्ज यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू है, और इसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, ये 0 हो गया ε0, यानी कि फ्लक्स भी हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ये एक डाइपोल है, और डाइपोल की वजह से जो फ्लक्स होता है वो 0 हो गया, डाइपोल की वजह से फ्लक्स होगा वो 0 हो गया, यानी कि नेट फ्लक्स 0। तो हमने देखा एक क्यूब, एक स्फीयर, एक क्यूब की वजह से, एक डाइपोल की वजह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसलिए प्लीज़ मुझे आशा है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, जो बेल की घंटी है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।